Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. तो इसके पहले हमने देखा था कि कार्टर ने मम्मी को निकालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मम्मी जो रिचुअल रीजन थे, अंतिम संस्कार के समय जो किशमिश यूज़ किए गए थे, उसके कारण कॉफिन से बिल्कुल चिपक गई थी। हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हो सका, मम्मी को वो हिला भी नहीं सका कॉफिन से। तो अंत में उसने एक निर्णय लिया था कि रेजिन जो है उस मम्मी के पैर और धड़ के नीचे जो रेजिन है उसे छेनी से काट करके फिर मम्मी को निकाला जाए, है ना। तो इस बात की काफ़ी निंदा हुई थी, लोगों को अच्छा नहीं लगा था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। ठीक है, तो अपने इस निर्णय पर कार्टर के पास अपने बचाव में कहने को कुछ नहीं था। इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री, अगर उसने मम्मी को काट कर अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट्स अपार्ट्स टू रिमूव द गोल्ड। ठीक है, तो ये तय था कि रात के समय चोर गार्ड को धता बता करके अंदर आ जाते और सोना लूटने के लिए मम्मी में तोड़ फोड़ कर देते। मम्मी को तो तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर ही देते, क्योंकि उन्हें तो मम्मी से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो सोने से मतलब था। इसलिए कर्टन ने ऐसा निर्णय लिया। सिर्फ यही अपने बचाव में वो कह सकता था अपने निर्णय पर। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। टट के समय में जो राजवंश के लोग थे वो अत्यंत समृद्धशाली थे। ठीक है, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और उनका ये विश्वास था, इनका ये मानना था कि उन्हें जो कुछ भी इस जन्म में कमाया है वो अगले जन्म में अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स। तो इसी विश्वास के आधार पर राजा टट की दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए भरपूर धन दौलत के साथ उसे दफन किया गया। लेविस्ड यानी भरपूर। तो क्या क्या साथ में रखा गया वो हम देखेंगे कि क्या क्या रखा गया था। प्रेशियस कॉलर, है ना, बहुमूल्य कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। इनलेड यानी कि जड़ाऊ, नेकलेस यानी हार, ब्रेसलेट्स जड़ाऊ नेकलेस और ब्रेसलेट रखे गए। रिंग्स, एम्यूलेट अंगूठियाँ, एम्यूलेट यानी कि तावीज़। अ सेरेमोनियल एप्रन, अनुष्ठान में प्रयोग किए जाने वाले एप्रन या चोंगा भी रखा गया। सैंडल्स, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, हाथ और पैर की उंगलियों के लिए दस्ताने। एंड नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, साथ ही मूर्तिनुमा आंतरिक शवपेटिका, कॉफिन यानी शवपेटिका, और नकाब यानी कि मास्क, है ना। सब कैसा था, ये कैसा बना हुआ था? ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये सारी चीज़ें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट का, तो अब देखिए ऐसा होता है कि अंतिम संस्कार के समय जिन किशमिशों का, ढेर सारी किशमिशों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण टट की जो मम्मी थी वो कॉफिन में बिल्कुल जम गई थी, कॉफिन के तली से। तो सिर्फ मम्मी ही नहीं जमी थी, बल्कि उसके साथ रखा हुआ सारा सामान, उसके साथ दफन किया हुआ सारा उसका जो प्रेशियस ग्लिटरिंग गुड्स थे, जिनका भी जिक्र किया गया, सोने चांदी के जो आभूषण थे, वो सब मम्मी से चिपक गए थे। तो स्टडी करने के लिए इन सब को हटाया जाना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो रेजिन के कारण सिर्फ मम्मी ही नहीं जमी थी, ये सारे सामान भी मम्मी के साथ क्या हो गए थे, जम गए थे। कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड एंड severed nearly every major joint, है ना। तो इस
के लिए, उसको हटाने के लिए, तट को उसके गहनों से अलग करने के लिए कटर के जो आदमी थे, वहाँ के जो श्रमिक थे, वो मम्मी के सिर और उसके मुख्य जोड़ को काट करके अलग कर दिए। वंस they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage। ठीक है, और जब इनका पूरा काम ख़त्म हो गया, क्या काम ख़त्म हो गया? सीटी स्कैन का, है ना। तो जब ये पूरा सीटी स्कैन हो चुका तो उन्होंने इन कटे हुए अवशेषों के, मम्मी के इन कटे हुए अवशेषों को लकड़ी के ताबूत में रेत के परत पर फिर से जोड़ करके रख दिया। तो होता ये है कि रेत के कारण मम्मी एक जगह स्टेबल हो गई, ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, और मिट्टी के कारण जो टूट फूट हुई थी, टूट फूट जहाँ से काट करके मम्मी को अलग किया गया था, वो जगह भी फिलअप हो करके क्या हो गई थी, उसका जो डैमेज था वो छुप गया था, वो दिख नहीं रहा था। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट। तो टट आज भी इसी बेड पर रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। तो बीच के दशकों में, है ना, सब्सटेंशियल एंड काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो बीच के दशकों में जो आर्कियोलॉजी है, जो पुरातत्व विज्ञान है, ये काफ़ी बदल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या सामान यूज़ करते थे, उनके हथियार कैसे थे, उनकी नगर व्यवस्था कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, ये सब जानने के लिए जब ज़मीन की खुदाई से इन चीज़ों का अवशेष मिलता है तो इन सब जानकारी लेने के लिए जो स्टडी किया जाता है उसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। देन आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। तो आर्कियोलॉजी में चेंज हुआ है, इन दशकों में काफ़ी चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है तब और अब के आर्कियोलॉजी में? ठीक है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। ठीक है, तो वो ये हुआ है कि पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे उनका ध्यान जो है गड़े हुए खजाने और धन दौलत पर रहता था, जबकि आज के आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो पुराने समय के लोगों के जीवन शैली कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी मृत्यु से संबंधित रोचक विवरण और रहस्यमयी बातों पर आज की जो है आर्कियोलॉजी वो केंद्रित हो गई है। It also uses more sophisticated tools using medical technology, है ना। और इन सब बातों का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजी विभाग कई सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल टूल्स यानी कि साधनों का प्रयोग करता है, जिसमें मेडिकल तकनीकी भी शामिल है। In 1968, more than 40 years, कार्टर्स डिस्कवरी। तो कार्टर के खोज के 40 सालों बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाला, है ना। तो एक प्रोफेसर थे शरीर रचना विज्ञान के, उन्होंने मम्मी का फिर से एक्सरे लिया और एक बहुत ही हैरान कर देने वाले तथ्य का खुलासा किया। क्या खुलासा किया? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। और उन्होंने ये बताया कि मम्मी की छाती पर कठोरता से जमी किशमिश के परतों के नीचे उसकी छाती की हड्डी और अगली 2 पसलियाँ गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी
और सीटी, है ना। तो आजकल कंप्यूटेड टोमोग्राफी या शॉर्ट में अगर इसे हम कहें तो सीटी स्कैन की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस बॉडी का सीटी स्कैन करना है उसको स्कैनर में रख करके उसके सैकड़ों एक्सरेज लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं एक्सरेज को ब्रेड के टुकड़ों की तरह एक के ऊपर एक रखते हैं। तो इस तरह रखने से क्या होता है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो नतीजा ये होता है कि एक वर्चुअल 3D शरीर की रचना तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल वास्तविक शरीर जैसा दिखाई देता है ना, बिल्कुल वास्तविक दिखता है। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन एक्सरे। ठीक है, तो मम्मी का जो सीटी स्कैन होने वाला है तो देखना ये है कि एक्सरे से अलग हटकर ये सीटी स्कैन और क्या बता सकता है और क्या खुलासा ये एक्सरे कर सकता है। एंड वुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, है ना। तो क्या ये इस बात का खुलासा कर सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है सीटी स्कैन का, ये इन 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दे पाएगा जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय टट की उम्र कितनी थी। तो यही तो है अधर में लटके वो 2 खास सवाल जिनके उत्तर हमें चाहिए सीटी स्कैन के द्वारा। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। तो देखा जाए तो राजशाही मापदंडों के अनुसार राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। ठीक है, क्यों बड़ी घटना थी? He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of a dynasty। राजा टट अपने राज परिवार का, अपने राजवंश का इकलौता और अंतिम वारिस था। तो एक तरह से राजा टट की मृत्यु राजकुल की मृत्यु थी, उसके साथ उसका कुल भी समाप्त हो गया था। But the particulars of his passing away and his aftermath was unclear। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई और उसकी मृत्यु के बाद कैसे हालात बने, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। अमेनहोटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty golden age। तो अमेनहोटेप III, जो शायद टट के पिताजी या दादाजी रहे होंगे, बड़े ही शक्तिशाली फराओ थे यानी कि मिस्र के राजा थे, जिन्होंने 18वें राजवंश के तौर पर सुनहरे युग के चरम पर लगभग 4 दशकों तक शासन किया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। तो उसके बाद उनका बेटा अमेनहोटेप IV उनका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में इसने अमेनहोटेप IV ने सबसे विचित्र युग का प्रारंभ किया। तो यहाँ विचित्र क्यों कहा गया है ये हम आगे देखेंगे। The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk। तो होता ये है कि अमेनहोटेप IV ने एटेन की यानी कि सूर्य के गोले की पूजा प्रारंभ करवा दी। पहले सूर्य की पूजा नहीं होती थी।
ठीक है, चेंज्ड हिज नेम टू अखहेंटन, और इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी बदल कर अखहेंटन रख लिया। इस नाम का अर्थ होता है एटन का सेवक, जिस गॉड की पूजा उसने शुरू करवाई थी। देन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अख्तातेन। ठीक है, तो इतना ही नहीं, उसने अपनी धार्मिक राजधानी थीब्स के पुराने नगर से हटा करके अख्तातेन के नए शहर को धार्मिक राजधानी उसने क्या किया, बना दिया। ठीक है, नाउ एज अमरना, और इसे अब अमरना कहा जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temple. तो इतना ही नहीं, उसने देश के लोगों को एक और बड़ा झटका दिया, है ना। वहाँ के जो सबसे बड़े देवता थे, अमून देवता, उनके मंदिरों पर आक्रमण करके उसकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया, और मंदिर में पूजा बंद करवा के सारे मंदिरों को, अमून देवता के सारे मंदिरों को उसने क्या किया, बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव ए हॉरिफिक टाइम, से रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशेंट थीब्स। प्राचीन नगर थीब्स, जो पहले धार्मिक राजधानी थी, के एक स्थल है जिसका नाम है लक्सर। तो यहाँ स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो निदेशक हैं रे जॉनसन, इनका कहना है ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा, बहुत ही बुरे दौर से गुजरने वाला समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, है ना। वो राज परिवार, वो राजवंश जिसने शताब्दियों तक शासन किया, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा था। एंड देन अखहेंटन वेंट ए लिटिल वैंकी, और इतना ही नहीं, अखहेंटन भी अब कुछ कुछ सनकी हो चला था। आफ्टर अखहेंटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर्स नेम स्मेन हाकरे अपीयर्ड ब्रीफली। अखहेंटन की मृत्यु के बाद एक स्मेन हाकरे नाम का एक रहस्यमय शासक गद्दी पर बैठा, एंड एक्सिटेड विदाउट हार्डली ए ट्रेस, और इसने बहुत कम समय के लिए शासन किया, और अपने अल्प शासन काल में अपने काम का बिना कोई छाप छोड़े इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, और तब बहुत कम उम्र में, लगभग 9 या 10 के उम्र में, छोटे से तुतनखातेन ने राजगद्दी संभाली। किंग टट, एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, इन्हीं को आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं। The boy king soon changed his name to तुतनखामेन। तो राजा टट ने भी शीघ्र ही अपना नाम बदल करके तुतनखामेन कर लिया, जिसका अर्थ होता है अमून की सजीव मूर्ति, लिविंग इमेज ऑफ अमून, एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। ठीक है, तो उसने अपना नाम चेंज करके तुतनखामुन कर लिया, है ना। इसका अर्थ होता है अमून की सजीव मूर्ति। तो जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है कि वो आगे क्या करने वाला है, तो
तो इसका थोड़ा सा रेफरेंस देखते हैं। अमेनहोटेप फोर्थ, जिसने अपना नाम अखहेटन रख लिया था और जिसने अमून देवता की मूर्तियों को तोड़वाकर उसकी पूजा बंद करवा दिया था, मंदिरों को बंद करवा दिया था, राजा तुतनखामेन ने उसी परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रयास किया और उसके नाम पर अपना नाम तुतनखामेन यानी कि अमून की सजीव मूर्ति रख लिया। देन he reigned for about 9 years and then died unexpectedly। तो तुतनखामुन 9 साल तक इसने शासन किया और अल्पायु में ही एक दिन अनापेक्षित रूप से इसकी मृत्यु हो गई। इसी रहस्यमयी मृत्यु के गुत्थी में आज भी हम सभी उलझे हैं और ये गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। Regardless of his fame and speculation about his fate, टट के भाग्य और उसकी प्रसिद्धि के अटकलों को अगर हम छोड़ दें, टट इज़ वन ममी among many in Egypt। तो टट मिस्र की अन्य सभी ममीज़ की तरह ही एक सामान्य ममी ही थी। हाउ मैनी नो वन नोज़ तो कितनी ममीज़ थी ये कोई नहीं जानता, अनगिनत ममीज़ थी वहाँ पर। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still continuing। तो वहाँ एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चल रहा है जो ममीज़ को गिनने का काम कर रहा है। तो लेट 2003 तक उसकी सूची के अनुसार 600 ममीज़ की गिनती रिकॉर्ड की गई, लेकिन गिनती ख़त्म नहीं हुई है, अभी चालू है और उन्हीं 600 ममीज़ में एक ममी टट की भी थी। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन है ना। तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के तहत इन ममीज़ का खोज करने के बाद अगला पड़ाव था इन ममीज़ का सीटी स्कैन करना। कैसे करते सीटी स्कैन ये? विद ए पोर्टेबल मशीन डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो सीटी स्कैन मशीन जिसे कि सीटी मशीन के निर्माता सीमेंस और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा दान में दी गई थी इस काम को करने के लिए। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। किंग टट की ममी विश्व की पहली ममी थी जिसका सीटी स्कैन हुआ था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। रीगली यानी राजा जैसा। देन तो इस तरह टट जब जिंदा थे तब भी सबसे आगे थे और मृत्यु के बाद भी एक राजा की तरह रीगली देशवासियों का नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि ये वो सबसे पहली ममी उनकी थी जिनका सीटी स्कैन हुआ था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section है ना। तो CT मशीन क्या करती है? मम्मी का सिर से पैर तक स्कैन करके उसके अनुप्रस्थ काट में 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीर तैयार करती है। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes an airy detail in the resulting image। ठीक है, तो टट के सिर के 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े के स्लाइस में स्कैन किया गया ताकि इसकी जटिल संरचना बनाने के लिए इसे रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, तो किस लिए रिकॉर्ड किया जाए? ताकि उसका 3D इमेज बना सकें, है ना। और सभी स्कैनिंग करने के बाद उसका 3D इमेज बनाया गया है ना। और इसी स्कैन मशीन में उसके 3D
सिर के 3D इमेज का एक बड़ा ही अलौकिक सा विवरण दर्ज हुआ, बहुत ही अलौकिक सा चित्र बना। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और इसी तरह जिस तरह सिर का 3D इमेज बनाएगा उसी तरह तट के पूरे शरीर का 3D इमेज तैयार किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, A team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secret, है ना। तब इसके सिर के, उसके बॉडी के 3D इमेज तैयार करने के बाद रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर रचना के विशेषज्ञों के दलों ने उस रहस्य की छानबीन शुरू की। किस रहस्य की छानबीन शुरू की? That the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. उस रहस्य की छानबीन शुरू की जिन रहस्यों की रक्षा सुनहरे पंखों वाली जो देवियां हैं वो आज भी कर रही हैं। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. तो किस तरह टट की मम्मी को CT स्कैन मशीन तक ले गया गया, इसका विवरण यहाँ दिया है। जिस रात को टट का स्कैनिंग होना था, यानी कि 2005 की रात को, है ना, तो क्या किया गया, लाइक पाल बेयरर दे क्लाइंब द रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। तब तट के ताबूत को मकबरे से वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक उठा कर के ले आए। कैसे लेकर के आए? जिस तरह अर्थी उठा कर ले जाते हैं उसी तरह ताबूत को, जो कि अब लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ था, ढलान और सीढ़ियों से होते हुए भंवरों में उड़ते हुए रेतीली सतह पर लाएं। भंवरों में उड़ते हुए आपको पहले बताया जा चुका है कि जिस समय तट का ताबूत निकाला गया था मकबरे से, बहुत तेज हवा चलने लगी थी। then rose in a hydraulic lift into the trailer that held the scanner, और फिर वहाँ से हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसे उस ट्रेलर में ले जाया गया जिस ट्रेलर में स्कैनर रखा था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby. 20 मिनट भी नहीं हुआ था कि वहाँ से स्कैनर मशीन के ट्रेलर के पास से 2 आदमी दौड़ते हुए आए और पास ही बने हुए एक ऑफिस में चले गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और वहाँ से 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे को लेकर के वापस लौटे। तो ये दौड़ते हुए पंखे लेने आए थे। क्यों लेने आए थे पंखे? उसका कारण यहाँ बताया जा रहा है। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। तो हुआ ये था कि स्कैनर को ठंडा रखने के लिए जो कूलर चल रहा था, उड़ती हुई रेत जाकर के उसके फ़ैन में फंस गई थी और स्कैनर क्या हुआ था, बंद हो गया था। तो रेत भर जाने के कारण लाखों डॉलर वाले ये स्कैनर जो है वो काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फाराओ जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, है ना। ये सब देख करके एक गार्ड ने घबराते हुए पर बड़े मजाकिया अंदाज में बोला, लो भाई, फेरो का श्राप शुरू हो गया। Eventually the substitute fan worked well, finished the procedure. ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो स्कैनर में कूलर की जगह जो 2 सब्स्टिट्यूट फ़ैन लगा कर के काम चलाया गया, तो वो काम कर गया था और स्कैनिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, है ना। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. यह देखने के बाद कि कोई भी डेटा ख़राब नहीं हुआ है या गुम नहीं हुआ है,
टेक्नीशियन स्कैनर से टट की मम्मी को वापस ताबूत में रखकर श्रमिकों को दे देते हैं कि ले जाओ इसे और वापस मकबरे में रख दो। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where funerary priest had led him so long ago. तो इस तरह अपने ताबूत से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे बाद ही टट की मम्मी को वापस मकबरे में पहुंचा दिया गया। यानी स्कैनिंग में कुल 3 घंटे लगे। तो कहाँ पहुंचा दिया गया? उसी मकबरे में जहाँ प्रीस्ट ने धार्मिक क्रिया करके उसे दफनाया था। फिर वो वहीं वापस अपनी शांति की दुनिया में वापस चला गया। देन let back in the trailer a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen। ठीक है, तो ट्रेलर में वापस आकर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टट के कई आश्चर्यजनक चित्रों को देखने लगा। A grey head took shape from scattering pixels and technician spun and tilted it in every direction। ठीक है, तो आप देखिए कि ढेर सारे उसने जब कंप्यूटर स्टार्ट किया तो ढेर सारे डॉट्स बिखरे और फिर सभी डॉट्स मिलकर के एक ग्रे कलर का सिर दिखाने लगे। टेक्नीशियन ने इस सिर को हर दिशा में घुमाकर और टेढ़ा करके फेरो के इस 3D इमेज को देखा। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज एन एनाटॉमी क्लास। तो गले की हड्डी की वर्टिब्री तो ऐसे क्लियर दिख रही थी जैसे एनाटॉमी की क्लास में स्पष्ट दिखाई देती है। तो एनाटॉमी की क्लास क्या होता है? जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उन्हें शरीर की आंतरिक रचना जिस क्लास में पढ़ाई जाती है उसे एनाटॉमी की क्लास कहते हैं। तो इस क्लास में जितना क्लियर दिखता था उतना ही क्लियर 3D इमेज में दिख रहा था। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब कैस एंड ट्रांसेक्शन ऑफ स्कल। तो अन्य चित्रों में हाथ की हड्डी, पसली के पिंजर और खोपड़ी की हड्डियों के अनुप्रस्थ काट भी दिखे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल। ये सब देख करके उसका तनाव, किसका? जाही हवास का तनाव ख़त्म हो गया था। वह अपनी कुर्सी पर बैठ करके मुस्कराया। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। वो स्पष्ट दिख रहा था कि वो अब काफ़ी राहत महसूस कर रहा। और वो क्यों ना राहत महसूस करता? सारी जिम्मेदारी तो उसी पर थी। सब कुछ ठीक हो गया और अब वो रिलैक्स्ड था कि इन सब में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. जाही हवास ने कहा कि मैं पिछली रात 1 सेकंड भी नहीं सो सका, मुझे बहुत चिंता थी। खैर अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब लगता है कि मैं जा कर के सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, descending metal stair to the sandy ground, the wind has stopped. तो जाही हवास कहते हैं कि जब हम यानी कौन? जाही हवास, उनके टेक्नीशियंस और दूसरे स्टाफ, जब हम ट्रेलर में लगी हुई लोहे की सीढ़ियों से होकर नीचे उतरकर रेतीली ज़मीन पर आए, तब तक हवा बिल्कुल शांत हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो एक मूक मौन छा गया है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। तो वैली ऑफ डिपार्टेड यानी मृत्यु की इस घाटी में सर्द मौसम की हवा भी बिल्कुल ठंडी और शांत थी, खुद मृत्यु की तरह।
तो देखिए यहाँ ठंडी और शांत ये दोनों शब्द खुद ही मृत्यु को सिंबलाइज कर रहे हैं। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टॉम स्टूड ओरियन। तो टट के मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर आकाश में ओरियन तारामंडल था। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। इस तारामंडल को जिसे प्राचीन मिस्र के मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा मानते थे। तो कौन थे ओसिरिस? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ओसिरिस जो अगले जीवन का यानी लाइफ आफ्टर डेथ के देवता थे, मानो वो मृत बालक राजा के सुख और शांति पर निगाह रखे हुए हैं। सो स्टूडेंट, है ना बड़ी ही रोमांचक स्टोरी तुतनखामेन की, बिल्कुल रहस्य के परतों में लिपटी हुई। Thanks for watching the video. Goodbye. Stay safe.